हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 11 का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो विक्रांत बैच का ऑलरेडी हम लोग का बहुत सारा वीडियो आ चुका है। विक्रांत बैच लॉन्च हुआ था आपके 2025 को बोर्ड्स को टारगेट करके, तो उसमें क्लास 11 का 12 का बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी आ चुका है। मैं आप लोगों को यही बोल सकता हूँ कि आप लोग अगर एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियोस आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम लोग उसी एम के साथ, उसी मकसद के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, इसका क्या क्या चीज़ जानेंगे हम लोग, सब बेसिक डिस्कशन करेंगे। तो फ्रिक्शन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इन चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर समझते हैं फ्रिक्शन है क्या चीज़। सबसे हमें जानना पड़ेगा फ्रिक्शन है क्या चीज़। तो देखिए, फ्रिक्शन डेली लाइफ में हमारा हर जगह यूज़ होता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी किस लिए, फ्रिक्शन के लिए मैं लिख पा रहा हूँ। ये जो पेन को मैंने हाथ में पकड़ा है ये भी किस लिए मेरा हाथ के ग्रिप में अटका हुआ है, ये भी फ्रिक्शन के लिए। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन टू मीन्स टू अपोज। फ्रिक्शन का वर्ड है अपोज। फ्रिक्शन वर्ड का अगर मैं इजी एक मीनिंग बोलूँ, यह है टू अपोज। अपोज मतलब जो है बाधा देता है। अगर हम लोग मोशन करना चाहे या हम मोशन कर रहे हैं तो हमें एक अपोजिट डायरेक्शन से एक हमें बाधा मिल रहा है, एक हमें अपोजिशन मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये जो अपोज हो रहा है इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब क्या है, देखिए अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ जाना चाहता है तो अपोजिट डायरेक्शन में उसको कोई खींचेगा, इसको कोई खींचेगा। तो इस नॉर्मल फोर्स के साथ अगर इधर जाता है तो अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स उसको पीछे खींचेगा। इस फोर्स को ही बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं? कोई भी चीज़ देखिए ना, इसको मैं हाथ में रोल कर दे रहा हूँ तो जाके रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि मेरा हाथ और इस पेन के बीच में क्या है, एक फ्रिक्शन है। समझ पा रहे हैं? हर एक चीज़ के बीच में एक फ्रिक्शन रहता है। तो अगर मैं फ्रिक्शन का डेफिनेशन बोलूँ तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन हम लोग ऐसे फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is in motion or tends to move, मोशन में रह सकता है या मूव करने के लिए टेंड कर सकता है, then an force acts on it in the opposite डायरेक्शन दैट अपोजेस, जो अपोज करता है उसका मोशन, दैट अपोजेस इट्स मोशन। और इसी फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। समझे? इसी फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए? कोई भी ऑब्जेक्ट भी मोशन करना चाहेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे कोई खींचेगा। वो जो खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, जो जाने के टाइम जो खींच रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। अभी हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का आइडिया आप लोग को पता चल गया क्या है। फ्रिक्शन का कितना टाइप्स का फ्रिक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो फ्रिक्शन मेनली होता है 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है। क्या क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3 तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। तो क्या चीज़ है, नाम से समझ पा रहे हैं? स्टैटिक मतलब रेस्ट, काइनेटिक मतलब मोशन, रोलिंग मतलब रोल करेगा। तो ये तीनों फ्रिक्शन क्या है ये हम जानेंगे। तो और तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सबसे लेस? तो इसका पावर सबसे ज़्यादा है स्टैटिक का, उसके बाद है काइनेटिक, उसके बाद रोलिंग। ठीक है? तो ये क्यों होता है, जब भी मैं अभी इन लोगों के बारे में बताऊँगा फिर आप लोग समझेंगे क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताऊँ, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहले अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताऊं तो देख लेते हैं व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है?
जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है, कोई भी बॉडी जब रेस्ट में रहता है तब उसके अंदर जो फ्रिक्शन काम करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ये बोर्ड यहाँ पर रेस्ट में है, तो इधर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखता है, उसको मोशन को बाधा देता है, उसको मोशन नहीं करने देता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करना चाहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आप लोग मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा। तो व्हेन अ बॉडी remains at rest, when a body remains at rest, then क्या? then the frictional force that acts on it is called स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मेरा रेस्ट में रहता है तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या? ये वाला देखिए, ऑब्जेक्ट मेरा अगर रेस्ट में है तो ये ताकि मोशन ना करे, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये मोशन ना करे, तो इसके ऊपर हमेशा एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। इसका वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट में है, तो जो इसको बाधा देगा, उसको जो रोक के रखेगा वो कौन है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करना चाहेगा उसको ये स्टैटिक फ्रिक्शन में एफ एस सफिक्स में लिख रहा हूँ, इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करेगा तभी इसको कवर कर पाएगा। तो ये हमें जानना पड़ेगा, समझे? तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तब उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हेन देयर इज ए मोशन, या मैं इसको और भी अच्छे से लिख सकता हूं, रिलेटिव मोशन। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, देन रिलेटिव मोशन किसका? एक ऑब्जेक्ट का है। रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन ए फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the opposite direction of its मोशन, और इसी फोर्स को बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, इस तरफ मोशन कर रहा है, क्या तभी उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। इसलिए साइकिल को अगर मैं पैडल करना छोड़ दूं, कुछ टाइम जाके साइकिल मेरा रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन भी करता है तब भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन काम करता है। तो रेस्ट में चाहे या मोशन में चाहे, हमेशा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तब स्टैटिक, जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग ऑब्वियसली देख पा रहे हैं, तो कौन ज़्यादा है? स्टैटिक ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट में रख रहा है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन तो बॉडी को रेस्ट में नहीं रख पा रहा है। तो दोनों में कौन ज़्यादा है? स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है। ठीक है। और अगर रोलिंग फ्रिक्शन का बात बोलूँ तो रोलिंग फ्रिक्शन नाम से समझ गए क्या है रोलिंग फ्रिक्शन? जब हमारा ऑब्जेक्ट रोल करेगा तब उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो है रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स, और क्या हमारा रोटेट, then the frictional force acting on it is called rolling
फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट देखिए रोल कर रहा है, एक एक्सिस का रेस्पेक्ट में मेरा ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब रोल करेगा तो कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं फिर ये चेक कर लेता हूँ थोड़ा, कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में हाँ आ रहा है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा जब रोल कर रहा है, जब रोल कर रहा है तो इसका भी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मज़ेदार है कि अभी अगर मेरा पॉइंट ए यहाँ है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, कुछ टाइम बाद जाके मेरा रोल होके डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर सी चला जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, कि रोटेट कर रहा है। तो देखिए टाइम ऑफ कांटेक्ट फ्रिक्शन हमेशा इस तरफ काम करेगा, लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट मतलब जो सरफेस कांटेक्ट में है वो हर समय चेंज हो रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में जो सरफेस कांटेक्ट में हमेशा चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी कम जाएगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब रोल होगा, ऐसे करके जब रोल हो रहा है तो क्या है, देखिए अभी मेरा यहाँ पर ये वाला था, कुछ टाइम बाद ये वाला इधर आ जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद सी वापस इधर आ जाएगा। तो टाइम के साथ हमेशा हमारा क्या हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब सेम रहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स तीनों में सबसे कम होता है। इसलिए अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, सबसे ग्रेटर है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ग्रेटर है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसे हमारा फ्रिक्शनल पावर जाता है। और फ्रिक्शन को हमेशा हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। समझ गए तीनों फ्रिक्शन टाइप क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझ गए। अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो देख लेते हैं व्हाट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, सबसे पहला कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट द बॉडी। मतलब ग्राउंड के साथ जितना ज़्यादा एरिया में वो रहेगा उतना ज़्यादा उसका फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ये चीज़ जान के रखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the area of contact of the body। मतलब बॉडी या ऑब्जेक्ट जितना बड़ा एरिया, मतलब देखिए यहाँ पर एक तो ये यहाँ पर कांटेक्ट है, यहाँ पर एक तो ऐसा कांटेक्ट, ऑब्वियसली पता है कि इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इससे बहुत ज़्यादा होगा। समझिए कि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट देखिए कितना है, इतना छोटा इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो ऐसा हम लोग जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी, समझे। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए हमारा कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स, जो मेन अभी हमारा लॉ है, जो लॉ है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स। अपवर्ड रिएक्शन फोर्स। अभी अपवर्ड रिएक्शन फोर्स क्या है सर, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा जब ग्राउंड में रहता है तो इसका नीचे की तरफ mg वेट काम करता है और इसके लिए एक ऊपर एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स काम करता है, जहाँ पर r क्या है, रिएक्शन फोर्स, r है रिएक्शन फोर्स। इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट मेरा F फोर्स के साथ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ काम करेगा। ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन मेरा इस तरफ मूव करेगा। बॉडी का वेट नीचे की तरफ है, वेट का अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग जानते हैं, रिएक्शन फोर्स इधर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। समझ गए, ये है मेरा फ्रिक्शन का लॉ। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं म्यू। ये म्यू क्या है, म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मोर द म्यू
मोर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मोर द फ्रिक्शनल फोर्स। अभी हम लोग इस फ्रिक्शनल कांस्टेंट के बारे में या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये है हमारा रिलेशन, और हमें यहाँ से कुछ जगह हम लोग फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, क्योंकि हम लोग एक चीज़ यहाँ से ऑब्वियसली देख पा रहे हैं R इक्वल्स टू एम जी, लेकिन हर समय ये नहीं होगा। इस केस के लिए R इक्वल्स टू एम जी है, जनरल केस हमारा ये है। तो अगर हम लोग और भी देखें इस म्यू के बारे में, इसको आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन। अभी मैं अगर म्यू को देखूँ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ। कैसे देखिए, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, म्यू इक्वल्स टू एफ बाई आर। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन frictional force and upward reaction force। ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमारा डेफिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का अगर मैं यूनिट बोलूं तो यूनिट ऑफ म्यू क्या है, देखिए, क्योंकि एफ भी एक फोर्स है, आर भी एक फोर्स है, यूनिट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। समझे, क्योंकि इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन कट गया, इसका भी डाइन, इसका भी डाइन, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। डायमेंशन ऑफ म्यू अगर बोलूँ, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि इसका भी डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन, तो ये इसका हो जाएगा डायमेंशन लेस। ठीक है, तो यूनिटलेस और डायमेंशन लेस। समझ गए, ये हमारा कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तो समझ गए। तो इसके बाद इंक्लाइन प्लेन में भी मोशन होता है। इंक्लाइन प्लेन आज मैं नहीं कराऊंगा, आज मैं आप लोगों को इसका कुछ न्यूमेरिकल सब कैसे आता है आप लोगों को मैं दिखाऊं अगर तो। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को कराऊं, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज इन रेस्ट on a plane, ठीक है, find the frictional force, find the frictional force acting on it if coefficient of friction is 0.2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें R निकालना पड़ेगा। एक बॉडी मेरा रेस्ट में है, इसका मास बोल दिया है, तो इस तरफ mg, इस तरफ है R। तो सबसे पहले R इक्वल्स टू mg, तो m कितना 2, g कितना है 9.8, तो कितना हो जाएगा 19.6 न्यूटन आ गया मेरा R। तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, तो F इक्वल्स टू म्यू R। म्यू का वैल्यू देखिए क्या बोला है, 0.2 इंटू 19.6, तो क्या होगा 2 6 12, 2 9 18, 19, 1 2 3.92। तो आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहा है, 3.92। ये क्या फ्रिक्शन है बोलिए तो स्टैटिक या काइनेटिक, बॉडी रेस्ट में है, तो ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी मेरा रेस्ट में है। और भी अगर मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ, यहाँ से बहुत टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। समझ गए, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे, अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स आपको दे दे, अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स दे देगा और आप लोगों को क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। अगर मैं आप लोग का एक ऐसा क्वेश्चन कराऊं, बॉडी का मास बोल दिया है 5 kg, फ्रिक्शनल फोर्स बोल दिया है 10 न्यूटन, तो न्यू कितना है, तो हमें क्या पता है, न्यू इक्वल्स टू F बाई आर, तो F बाई एम जी, तो 10 5 g कितना है 9.8, तो 2 बाई 9.8 1 बाई 4.9, 1 बाई 4.9। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोग कर पाएंगे, समझे। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग समझे कैसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।